पिछले एक साल की अगर हम कारकर्दगी का जायज़ा लें, चूँकि अभी इस हुकूमत की कंटिन्यूएशन में तो ये एक साल ही है, उससे पहले का ये इनका एक टेन्योर था, तो इस पर पहले ज़रा आप अपनी राय दीजिएगा और फिर हम ज़रा इकॉनमी से मुतालिक मज़ीद भी डिटेल से हम बात करते रहेंगे। देखिए, पिछली गवर्नमेंट और इस गवर्नमेंट को आप अलग तो नहीं कर सकते। शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट है, IMF का एग्रीमेंट हुआ, फिर IMF के एग्रीमेंट को उन्होंने सेकंड ट्रेंच के लिए फिर उसको एग्री करवाया, और हाल ही में थर्ड ट्रेंच के लिए भी जो उन्होंने उसको एंटर हुए हैं, और उसके अंदर जो उनसे बातचीत हो गई है IMF की। तो IMF जो है ना, इस वक्त सबसे बड़ा जो है ना इशू है पाकिस्तान में। किसी भी चीज़ के लिए जो है ना आप कुछ भी करने जाएं तो IMF का बड़ा इशू आ जाता है। लेकिन इससे पहले मैं चाहूँगा कि नाजरीन जो देख रहे हैं, मैं सबको ईद मुबारक कहता हूँ, और मैं अपनी जानिब से कराची की बिज़नेस कम्युनिटी की तरफ से अहलियान पाकिस्तान को बहुत बहुत ईद मुबारक। और मैं ये समझता हूँ कि जितनी भी हम आपने जो भी इंट्रो में बातें की हैं, ये सारी जो है ना, ये बड़ी बिज़नेस कम्युनिटी इस वक्त जो है ना वो इन सारी चीज़ों का शिकार है। जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है हमारे यहाँ वो है कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस का, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस एंड कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। जब तक हम इस पर कंट्रोल नहीं करेंगे, जब तक इसको नीचे नहीं लाएंगे, जो कि मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि मैं उन मीटिंगों में शामिल था, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने बड़ा क्लियरली कहा कि इस दाम बिजली में आपको कोई इंडस्ट्री चल नहीं सकती। ये उन्होंने कहा, मतलब ख़ुद अपने वज़ीरों से भी कहा, ये भी कहा, और हर वक्त ये बात करते हैं कि हम इसको करेंगे। जहाँ ये आगे तक पहुँचते हैं, IMF कह देता है कि नहीं। तो अगर हमने ये करना है, तो अगर हमारे पास होता क्या है, आपने इंटरनेशनल मार्केट में जाके अपनी जो मसनूआत हैं उसको बेचना है, ठीक है ना। और उस मसनूआत को बेचने के लिए मसनूआत की जो लागत है सबसे बड़ा पार्ट प्ले करती है। एक तो क्वालिटी है, दूसरा इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस है, और आपके पीयर ग्रुप हैं, जिसमें बांग्लादेश है, इंडिया है, श्रीलंका है, कंबोडिया है, आपका वियतनाम है और चाइना है। ये 6 कंट्रीज़ हैं जो हमारे इंटरनेशनल कॉम्पिटिटर्स हैं इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। अब अगर आप बांग्लादेश को ले लें तो उनकी जो गैस की कॉस्ट है, हमारी गैस की कॉस्ट में बहुत बड़ा फ़र्क है। उनकी बिजली की कॉस्ट में हमारे बिजली की कॉस्ट में बड़ा फ़र्क है। ये पहले फ़र्क ज़्यादा होता था, अब वो भी IMF में गए हैं, बांग्लादेश में फ़र्क थोड़ा सा कम हो गया। इस वजह से हमें थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस मिली है। पहले 22% का फ़र्क होता था इन टेक्सटाइल की कॉस्टिंग में। बांग्लादेश में अगर आप कोई चीज़ बनाते हैं और कोई चीज़ यहाँ बनाते हैं तो इट वॉज 22% डिफरेंस। और वो 22% डिफरेंस जो है ना, उसमें अफोर्डेबल ही नहीं था, इसलिए हम बतरदीज नीचे आ रहे थे। अब वो फ़र्क रह गया 12% का। इस वक्त भी 12% बहुत बड़ा फ़र्क होता है। टेक्सटाइल की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि हमें टेक्सटाइल, हमारा मुल्क में सबसे बड़ा जो ट्रेड है वो टेक्सटाइल का है। 60% से ज़्यादा टेक्सटाइल है, और एक्सपोर्ट में भी 60% से ज़्यादा टेक्सटाइल है। हमको इसको डाइवर्सिफिकेशन में जाना चाहिए, एक अलग बहस है। लेकिन अगर हम इसकी बात करते हैं कि इस वक्त हम इक्विप्ड हैं उसके अंदर, हम उसको जानते हैं, हम टेक्सटाइल के अंदर पैदा हुए हैं, टेक्सटाइल हम एक्सपोर्ट करते रहे, हम बनाते रहे, हम एक्सपर्टीज़ है हमारे पास उसकी। वो जो एक्सपर्टीज़ जो है उसको हम यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे। अच्छा, ज़ुहैर साहब, कथा कलामी 2008 में अगर मैं आपको ले लूँ तो उस वक्त 2008 में बांग्लादेश और पाकिस्तान की टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट बिल्कुल बराबर थी। आज इन 17-18 सालों में बांग्लादेश हमसे कितना आगे निकल चुका है। इसकी यही वजूहत हैं, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। सारी वजूहत यही हैं, पॉलिसीज़ की वजूहत हैं, कंसिस्टेंसी इन पॉलिसीज़ के अंदर प्रॉब्लम है आपका। और बांग्लादेश के अंदर उन्होंने कैसे शुरू किया है आप देखिए, वो बैकवर्ड लिंकेज से चले। यानी अगर टेक्सटाइल का आप नाम लें तो उसके अंदर डाइड और प्रिंटेड उन्होंने कपड़ा मंगाया, सिर्फ मशीन डाल दी, सिर्फ गारमेंट सिया और बार बेचते रहे। इसके बाद उसके एक और पीछे गए, हर स्टेज के ऊपर उन्होंने इंसेंटिवाइज किया कि अगर आप अब डाइंग और प्रिंटिंग यहाँ करेंगे ग्रे मंगा के तो आपको 5% मिलेगा। फिर उन्होंने कहा अगर आप कपड़ा भी यहाँ बनाएंगे तो दूसरा 5% मिलेगा। ये सारी जो उन्होंने इंसेंटिवाइज करके आज उस नहज पे पहुँचे कि आज उनका एक्सपोर्ट 42 बिलियन से ज़्यादा का है सिर्फ टेक्सटाइल, जबकि वहाँ पर कॉटन नहीं, कॉटन कोई नहीं है। और यहाँ हम कितनी कॉटन भी उगाते हैं। कॉटन इम्पोर्ट करते हैं, उज़्बेक कॉटन है और इजिप्शियन कॉटन है, अमेरिकन कॉटन है, वो सारी कॉटन को इंपोर्ट करते हैं, उसके साथ उसको अपना वो कन्वर्ट करके उसको बात करते हैं। तो ये सारी बात है पॉलिसीज़ की। यहाँ जब हम आते हैं कि हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं वो चाहते हैं कि यूटिलिटी की कॉस्ट कम हो, लेकिन मुझे एक बात जो समझ में नहीं आती वो ये है, ये बिल्कुल उनकी चाहत भी है, उनकी चाहत ये भी है कि एक्सपोर्ट बढ़े, उसके लिए मेहनत भी करते हैं। मैंने भी बड़ी मेहनत की जब मैं TDAP में था, और हमने बढ़ाया भी एक्सपोर्ट। लेकिन किसका बढ़ाया? अब आपको जो इसका मिसाल देना, हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट चाहिए। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए मुलाजमतें, और गवर्नमेंट नहीं दे सकती, प्राइवेट सेक्टर ही देगा। और सबसे बड़ा जो एम्प्लॉयमेंट का इंजन है वो टेक्सटाइल है। उसके अंदर बहुत लोग चाहिए, 7 सेक्टर्स होते हैं, हर सेक्टर में आपको लोग चाहिए। तो आपकी जो है ना, और लोगों को आपने रोज़गार भी देना है। और मिडिल क्लास जो है या वाइट कॉलर क्लास जो है उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ है आज अगर आप देखें। उसकी वजह ये है कि ये जो है ना सरप्लस मैन पावर है और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन नहीं है। इन दोनों चीज़ों के अंदर दरमियान में जो बात है वो ये है कि हम कॉम्पिटिटिवनेस अपने मुल्क की मसनूआत में पैदा करने में
बड़े एहतराम के साथ फेल हो गए। हम उसके अंदर हमने बड़ा गड़बड़ की है। उसके अंदर जो है ना अगर हम नहीं करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल है कि जो है ना हम उसके अंदर अब आगे बढ़ सकें। और इस वक्त भी जब अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ 23 मार्च को प्राइम मिनिस्टर को अनाउंसमेंट करना था, उन्होंने कहा जी हम उसको जो है ना आगे कुछ दिनों में करेंगे। उम्मीद पे दुनिया कायम है, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे पास इस वक्त जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस का है, जिसको हमको किसी तरह से भी नीचे लाना हो। लेकिन सर इन सारे चैलेंजेस के बावजूद भी जो ये करंट फिस्कल ईयर है इसके 8 महीनों में हम सिर्फ टेक्सटाइल में अप्रैल्स की अगर एक्सपोर्ट देखते हैं 6 अरब डॉलर से भी ज़्यादा हुई है, जो पिछले साल के मुकाबले में कोई 19-20% ज़्यादा है। फिर भी हम ग्रो कर रहे हैं इतने चैलेंजेस के बावजूद। देखें इस ग्रोथ को जो है ना, आप इसको क्यों देखते हैं कि 6 बिलियन हुआ, आप उसको क्यों नहीं देखते कि हमने 19.2 बिलियन टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट किया। ठीक है, ये तो मैं 8 महीने के फिगर्स आप नहीं, लेकिन बहरहाल पिछले साल से इस साल बेहतर है, उसमें कोई दो बातें नहीं है। लेकिन ये एफर्ट्स हैं हमारे, और इसकी एक बड़ी वजह जो है वो कॉस्ट का बढ़ना है चाइना में। चाइना के अंदर लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ी है, बाकी कॉस्ट भी जो है ना वहाँ उनकी बढ़ी है। इसके अलावा जब बांग्लादेश के अंदर भी कॉस्ट में इजाफा हुआ है IMF के एंट्री की वजह से, वहाँ भी जो है ना उन्होंने गैस की प्राइस बढ़ाई। इसकी वजह से हमको थोड़ा सा रूम मिला है। अगर वो नहीं मिलता तो हम नीचे ही जा रहे थे। तो अब अगर हमने पहले 19.2 को क्रॉस करना है। देखिए पाकिस्तान का जो पोटेंशियल है सिर्फ टेक्सटाइल का, वो आज की कैपेसिटी जो लगी हुई है उसके हिसाब से 45 बिलियन डॉलर है। हम अभी 18, 17, 16, 17 कर लेंगे इस साल। उसके अलावा हमारे पास अगर 45 है, उसका मतलब आधी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हम कर रहे हैं। हमें इसके लिए एक मैं समझने से कासिर हूँ कि एक दफ़ा एक पॉलिसीज़ क्यों नहीं बनाते। अगर पॉलिसी बनाएं जिसके अंदर ये सब लोगों को, स्टेक होल्डर्स को बिठा कर कि भाई अब आपको क्या चाहिए, आप हमसे मांगें आपको क्या चाहिए। अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहती है कि मुझे 10 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट बढ़ाना है, तो हम उनसे कहेंगे आप ये वाली चीज़ें दे दें। हम 10 बिलियन का प्रॉमिस करते हैं, आप ये वाली कर दें, तो दो हाथ से ताली बजेगी ना। आप अगर हमसे हमारी ये बात को सुनेंगे नहीं और हमारे साथ ये बात नहीं करेंगे तो हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। तो हम इस वक्त जो है ना जितने लोग हैं, अब आप बड़े नामों को छोड़ दें तो मिडिल क्लास जो इंडस्ट्री है, SMEs जिसको कहते हैं, स्मॉल एंड मीडियम साइज इंडस्ट्री, वो किसी सूरत में भी बारे में नहीं है। और कई इंडस्ट्रियाँ जो है ना वो बंद हुई हैं। बड़ी इंडस्ट्रियाँ चल रही हैं क्योंकि उनके पास इकॉनमी ऑफ स्केल है, उसके हिसाब से वो थोड़ा सा अपनी उसके अंदर कर देते हैं। मैं समझता हूँ कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि पाकिस्तान कोई खुदा न खास्ता कोई हो जाएगा। मैं बड़ा वैसे ही ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूँ। मैं समझता हूँ पाकिस्तान जो है ना उसके आगे बढ़ेगा, इसको आगे बढ़ेगा, लेकिन हम अपनी पॉलिसीज से नहीं बढ़ाएंगे, दूसरों की पॉलिसीज के एडवांटेज लेके हम आगे बढ़ेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।